दक्षिणी कमरा बहुत बड़ा था। इसे कमरा कहना तकनीकी रूप से सही था, लेकिन वास्तव में इसमें 3 अलग अलग कमरे शामिल थे। प्रत्येक कमरे में सामान से भरी अलमारियां थीं, जिनमें से कई सुरक्षात्मक कवरों से ढकी हुई थीं। इन सुरक्षात्मक कवरों के माध्यम से भी यह स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था कि प्रत्येक वस्तु एक विशिष्ट आभा उत्सर्जित करती है, जो कमरे में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ा देती थी। यह वास्तव में एक सुविधा स्टोर था, लेकिन साधारण से बिल्कुल अलग। जिस आवाज को उन्होंने पहले सुना था, उसके मालिक अब उनके सामने खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षक मोहन युवराज थे। मोहन युवराज ने दीपक भट्ट की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उनकी नजरें तेजस पर टिक गई और उन्होंने उसे 2 बार परखा। मैंने तुम्हारी उपलब्धियों के बारे में सुना है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक ट्रेनिंग के मामले में बहुत ज्यादा रूढ़िवादी रहा हूं। कल तुम्हें इसे और बेहतर करना होगा। तेजस का मुंह अनायास ही फरक उठा और उसने असहाय भाव से उत्तर दिया, ठीक है अध्यापक मोहन युवराज। मोहन युवराज ने कहा, चारों ओर देख लो। हमारे स्टोर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। क्या तुम्हें उनसे परिचय करवाने की जरूरत है? हर वस्तु के नीचे उसका विवरण दिया गया है, इसलिए तुम खुद ही उन्हें देख सकते हो। तेजस ने तुरंत जवाब दिया, मैं खुद देख लूंगा। आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है टीचर मोहन युवराज। हालांकि इस दुनिया की वस्तुएं उसके लिए कुछ हद तक अपरिचित थीं, लेकिन एक देव राजा की समझदारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा विवरण उपलब्ध होने के कारण वह किसी भी उपयुक्त वस्तु को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। जैसे ही तेजस चीजों को देखने वाला था, दीपक भट्ट जो उसके बगल में लंगड़ाते हुए खड़ा था अचानक बोला, टीचर मोहन युवराज, मुझे लगता है कि आज मेरी मांसपेशी खिंच गई है। क्या मैं कल आराम कर सकता हूं? मोहन युवराज ने उदासीनता से जवाब दिया, यहां से चले जाओ। तुम्हारे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यहां उपद्रव मत करो। यह दृश्य देखकर तेजस को हल्की हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था कि मोहन युवराज दीपक भट्ट को अच्छी तरह से जानते थे। तेजस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने काउंटर पर रखी चीजों की सावधानीपूर्वक जांच शुरू कर दी, ताकि वह ऐसा खजाना खोज सके जो उसकी साधना में सहायक हो। आखिरकार इस ऊर्जा समृद्ध वातावरण में उसे जो चीजें मिल सकती थीं, वे निश्चित रूप से असाधारण ही होनी चाहिए थीं। हालांकि दीपक भट्ट को भगा दिया गया था, वह वहां से नहीं गया। इसके बजाय वह चुपचाप कमरे के एक कोने से तेजस को देखता रहा जब वह सामान चुन रहा था। उसे यहां अपनी भूमिका का एहसास हो रहा था। वह सिर्फ एक अनुयायी था और तेजस असली नायक था। तेजस की आंखें कैबिनेट में रखी वस्तुओं को बारीकी से देख रही थीं। वस्तुओं के बारे में उसकी दृष्टि और निर्णय असाधारण थे, न केवल इसलिए कि वह एक देव राजा था, बल्कि इसलिए भी कि उसे अपने पिछले जन्मों के कारण साधना और विभिन्न वस्तुओं की गहरी समझ और अनुभूति थी। वह जानता था कि उसे क्या चाहिए और कौन सी चीजें उसके ध्यान के लायक हैं। यह यथाकथित सुविधा स्टोर छुपे हुए खजानों का स्थान था, जहां प्रत्येक वस्तु का अपना अनूठा मूल्य और उद्देश्य था। तेजस बहुत सावधानी से देख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि वह किसी अनगर वस्तु के बीच से एक असली हीरा खोज सके। आखिरकार इस रहस्यमय और रोमांचक दुनिया में सबसे साधारण दिखने वाली वस्तु भी उच्च लोकों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बीच दीपक भट्ट इधर उधर की बातें करने लगा। टीचर मोहन युवराज, मैं अकादमी का शुभंकर हूं। आपको शुभंकर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मोहन युवराज ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ओह कृपया, आपकी मामूली भाग्य शक्ति अभी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप 6ठे क्रम तक नहीं पहुंच जाते। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप इस जीवन काल में वहां पहुंच पाएंगे। दीपक भट्ट ने विरोध करते हुए कहा, शिक्षक मोहन युवराज, यह उचित नहीं है। मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता? मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता हूं। मोहन युवराज ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो, यहां से चले जाओ। मुझे तुम्हें देखकर परेशान मत होने दो। दीपक भट्ट ने बेपसी से कहा, ठीक है शिक्षक मोहन युवराज, मैं पहले चलता हूं। अकादमी में दुख की बात थी कि दीपक भट्ट किसी को भी भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही वह चला गया, मोहन युवराज ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। अकादमी में अगर किसी को यह तय करना होता कि राक्षसी भगवान परिवर्तन में सबसे बड़ी प्रतिभा किसके पास है, तो यह कहना कठिन था। लेकिन क्षमता और दुर्लभता के संदर्भ में
सेलेस्टियल फॉक्स परिवर्तन स्पष्ट रूप से सबसे ऊपर था। आखिरकार पूरी दानव जाति के पैमाने पर भी सेलेस्टियल फॉक्स विजन शीर्ष अस्तित्वों में से एक था। सेलेस्टियल फॉक्स के ग्रैंड प्रीस्ट पैतृक न्यायालय में सबसे अधिक प्रभाव वाले व्यक्तियों में से एक थे। दीपक भट्ट के भीतर की रक्तरेखा शक्ति अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। शायद यह मनुष्यों के लिए इस पहलू में कोई महान उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बहुत जटिल था। इसलिए सेलेस्टियल फॉक्स विजन की उनकी साधना वास्तव में धीमी थी। अकादमी ने उन्हें किसी और की तुलना में अधिक संसाधन प्रदान किए और तदनुसार उनसे सबसे अधिक अपेक्षाएं भी थीं। दीपक भट्ट को अकादमी से सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करने के लिए मुश्किल से ही कुछ कार्य पूरे करने पड़े, लेकिन अब तक भी वह चौथे क्रम तक नहीं पहुंच पाए थे। बेशक अगर वह चौथे क्रम तक पहुंच सकता तो वह पूरी तरह से एक अलग स्तर पर होता। चौथे क्रम के सेलेस्टियल फॉक्स विजन की क्षमताएं उस लड़के की तुलना में कहीं ज्यादा थीं जो वह अब कर सकता था। दीपक भट्ट के जाने के बाद मोहन युवराज मुख्य कमरे में अपनी कुर्सी पर वापस आ गए और हाथ में किताब लेकर बैठ गए। दूसरी ओर तेजस ने उन्हें अनदेखा किया और इस सुविधा स्टोर में बिक्री के लिए रखे सामान की जांच जारी रखी। उन्होंने सबसे बाईं ओर के कमरे से शुरुआत की। इस कमरे में ज्यादातर चीजें पौधे थे और जैसा कि मोहन युवराज ने कहा था, हर चीज के नीचे एक सरल टिप्पणी थी, साथ ही कीमत का टैग भी लगा हुआ था। यहां पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की अविश्वसनीय विविधता थी, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा और अलग अलग प्रभाव थे। जहां तक कीमत की बात थी, यह स्वाभाविक रूप से अधिक थी। साधना के लिए जितनी कीमती और उपयुक्त आध्यात्मिक औषधि थी, उतनी ही महंगी भी थी। तेजस ने इस दुनिया में आने के बाद से कभी कोई आध्यात्मिक दवा नहीं ली थी। हालांकि अपने पिछले जन्म में वह आध्यात्मिक दवाओं के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। आखिरकार वह गुप्त आयुध संप्रदाय के आंतरिक शिष्य थे, जो औषधि और विष के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। रहस्यमय स्वर्ग खजाना रिकॉर्ड की बदौलत वह बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उत्कृष्ट उपयोग करने में सक्षम थे। हालांकि इस डेमन महाद्वीप पर आध्यात्मिक दवाएं उनके पिछले जन्मों में देखी गई चीजों से अलग थीं, शायद इस दुनिया में अप्सराओं और राक्षसों की मौजूदगी के कारण। लेकिन आध्यात्मिक दवाएं अभी भी आध्यात्मिक दवाएं थीं और उनमें से कई में समान गुण और प्रभाव थे। जैसे जैसे तेजस उन्हें देख रहे थे, उन्होंने अपने मन में उनका मूल्यांकन और तुलना की। इन जड़ी बूटियों के एनोटेशन को देखना उनके लिए बहुत मददगार था, जिससे उन्हें इस ग्रह की प्रजातियों के बारे में गहरी समझ मिली। इस दौरान मोहन युवराज ने कई बार तेजस की ओर देखा और हर बार पाया कि तेजस का पूरा ध्यान छोटी सी दुकान में सामान के परिचय पढ़ने में था। 9 साल के बच्चे का इतना शांत और संयमित होना उन्हें बेहद आश्चर्यचकित कर गया, जिससे उन्होंने मन ही मन स्वीकृति में सिर हिला दिया। जब दीपक भट्ट पहली बार यहां आए थे तो उनका पहला सवाल सबसे महंगी वस्तु के बारे में था और उनका दूसरा सवाल यह था कि उन्हें तुरंत रैंक में आगे बढ़ने में क्या मदद कर सकता है। मोहन युवराज ने उन्हें बाहर निकालने से पहले उनका तीसरा सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया। इसके विपरीत तेजस ने अपनी यात्रा के दौरान कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि वह खुद आगे बढ़कर तीनों कमरों का निरीक्षण करने लगा। जब तक बाहर से खाने की घंटी नहीं बजी, उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। खाना तैयार है, मैं खाना परोसने जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मोहन युवराज ने पूछा। तेजस ने थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा, शिक्षक मोहन, मैंने अभी पढ़ना समाप्त नहीं किया है, क्या मैं कल फिर आ सकता हूं? मोहन युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, आप कभी भी आ सकते हैं, दुकान हमेशा खुली रहती है। एक नवागंतुक के रूप में आप एक एथरहॉर्न सिक्के के मूल्य की वस्तु मुफ्त में चुन सकते हैं। एथरहॉर्न सिक्के की क्रय शक्ति बाहर की दुनिया में तो पहले से ही अद्भुत थी, लेकिन यहां कुछ ही वस्तुएं ऐसी थी जो एक एथरहॉर्न सिक्के से कम मूल्य की थीं। ठीक है, धन्यवाद शिक्षक मोहन, मैं अब खाना खा लूंगा और कल फिर से चुनने आऊंगा, तेजस ने संतुष्टि से कहा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आज का सबसे बड़ा लाभ उस छोटी सी दुकान को देखकर होगा, जिससे डेमन महाद्वीप की प्रजातियों के बारे में उसकी समझ में काफी वृद्धि हुई। डिनर अब भी शानदार था, लेकिन जाहिर है कि इसमें राक्षसी जानवर का मांस नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज आसानी से नहीं मिलती। तेजस ने दीपक भट्ट से सुना था कि अगर राक्षसी जानवर का शिकार किया भी जाता है
तो उसे आमतौर पर काली अकादमी को बेच दिया जाता है। अकादमी इसके लिए अच्छी रकम देती थी और यह अकादमी शहर के लिए आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक था। डिनर के बाद वादे के अनुसार विवेक और चांदनी आ गए। जब विवेक ने देखा कि तेजस ने चांदनी को भी आमंत्रित किया है तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ न कहते हुए बस चांदनी की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तेजस ने उनके लिए एक एक गिलास पानी डाला और वे बैठक कक्ष में बैठ गए। विवेक ने कहा, छोटे तेजस, मुझे तुम्हारे वायु ब्लेड के संपीड़न और उसकी उड़ान को नियंत्रित करने के तरीके में बहुत दिलचस्पी है। क्या यह पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित है या इसमें कोई तकनीक भी शामिल है? तेजस ने उत्तर दिया, वायु ब्लेड का संपीड़न आध्यात्मिक शक्ति और मेरी अपनी रक्त शक्ति का संयोजन है। जहां तक वायु ब्लेड को लॉन्च करने की विधि का सवाल है, वह आध्यात्मिक शक्ति के कुछ नियंत्रण के साथ तकनीक पर अधिक निर्भर करती है। मुख्य रूप से तकनीक पर आधारित? चांदनी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सबको लगा कि तेजस की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी वायु ब्लेड को नियंत्रित करने की क्षमता का कारण है, इसलिए उसके लिए यह कहना अप्रत्याशित था कि यह वास्तव में एक विशिष्ट तकनीक थी जिसने उसे ऐसा करने की अनुमति दी। तेजस ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह वास्तव में एक तकनीक पर आधारित है जिसे मैंने विकसित किया है। उनके शब्द कुछ अस्पष्ट थे, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इसे स्वयं विकसित किया था। गुप्त कला के छिपे हुए हथियार 100 पृथक्करण आयुध संप्रदाय वास्तव में अत्यंत कुशल था, लेकिन मूल कला उस स्तर से बहुत दूर थी जो तेजस ने अपने पिछले जन्म में हासिल की थी। आखिरकार पुराने गुप्त काल में आयुध संप्रदाय के अनुसार उनके पास कोई अलौकिक क्षमता या आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण नहीं था। इसके विपरीत डोलुओ महाद्वीप में अपने अगले जीवन में उन्होंने गुप्त आयुध संप्रदाय की गुप्त शस्त्र तकनीकों को वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति के साथ संयुक्त किया, जिससे गुप्त शस्त्रों और संबंधित तकनीकों की शक्ति और संभावनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। यह न केवल उनके पहले जीवन से एक महत्वपूर्ण विरासत थी, बल्कि उनकी खुद की ओर से कई वर्षों के श्रम का फल भी था।